अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एग्जिट पोल को लेकर पिछले 48 घंटे से देश भर में बहुत बड़ी बहस चल रही है और ये बहस लगातार बड़ी और व्यापक होती जा रही है। जो बीजेपी और उसके समर्थक हैं वो बहुत उल्लासित हैं, बहुत आनंदित हैं और बहुत ही ऊर्जा में हैं, और जो अपोजिशन के समर्थक हैं उनमें बड़ी मायूसी के साथ लेकिन वो आरोप भी गंभीर लगा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर आम जनता क्या सोचती है, पार्टी क्या राय रखती है और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अगर एग्जिट पोल के एक आंकड़े सच के नजदीक का और अपोजिशन का क्या नहीं चला, और कल जब मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, बहनों भाइयों एक किस्म का तनाव इस वक्त छाया हुआ है। दरअसल मतगणना और मतगणना को लेकर विपक्ष के आरोप, इन सब के बीच बड़ी गहमा गहमी है। आज चर्चा इसी विषय पर। अब बस थोड़ा सा वक्त शेष है, महज कुछ घंटे का वक्त, और आपका मैंडेट आपके सामने होगा, यानी जनादेश जो आपने दिया है वो आप ही के समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। बहनों भाइयों, एग्जिट पोल पर बहुत चर्चा होगी। मैं कहता हूँ कुछ घंटे का सब्र कर लीजिए। कुछ घंटे के बाद आपको वास्तविक नतीजे, वास्तविक रुझान जो वाकई में आपने तय किए हैं, आपने बटन दबाकर तय किए हैं, वो आपके समक्ष होंगे। और इस देश में जब भी एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल के पहले उस पर हमेशा बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बार इस पर सवाल उठे हैं और हर बार, कई बार ये सही भी साबित हुआ है और बहुत बार गलत भी साबित हुआ है। तो इस पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करिए और इसको आंख बंद करके ठुकराइए भी मत। शुतुरमुर्ग होने की जरूरत भी नहीं है। तो कल क्या होने जा रहा है? अगर एग्जिट पोल के ये आंकड़े सही हो सकते हैं तो बीजेपी का क्या चला? बीजेपी में मोदी चले, बीजेपी में योगी चले, बीजेपी में लाभार्थी चले, बीजेपी का राशन चला, बीजेपी का राष्ट्रवाद चला, बीजेपी के राम चले। और अगर ये सच नहीं है तो अपोजिशन का आरक्षण चला, संविधान चला, जातिगत गणना चली, महिलाओं को 1 लाख रुपया चला और 30 लाख जॉब चली। अगर अपोजिशन आता है तो, अपोजिशन को बढ़त मिलती है तब। बहन भाइयों, इन परिस्थिति में ये अपने आप जनादेश से स्पष्ट होगा कि किसका क्या चल रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि बीजेपी की ही चली है। तो बीजेपी की क्या क्या चली है, इसके बारे में खुली एक बहस होनी चाहिए। और कल जब उत्तर प्रदेश की 80, उत्तराखंड की 5 और पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों का मतदान है, तो क्या कुछ होगा। पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। एग्जिट पोल जो है अपने आप में इतना हास्यास्पद है, इतना मजेदार है। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल है और जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया वो मोदी का एग्जिट पोल है। इनके अपराधी तत्व गुंडे इकट्ठा हो रहे हैं जिले जिले में, मतगणना स्तर पर डिस्टरबेंस कर सकते हैं। निष्पक्ष मतगणना हो, शांतिपूर्वक मतगणना हो, और ऐसे जो अपराधी तत्व हैं यदि जरा भी मतगणना में कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। काउंटिंग बाद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सब एक तरीके से ये लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। एक तरह से ये लोग डिस्टर्ब हो गए। कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। ये कहाँ पहुँचे थे? ये चुनाव आयोग शिकायत करने पहुँचे थे। आज अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया कि जनता बलिदान के लिए और कार्यकर्ता ने सिर पर कफन बांध लिया है। इस स्टेटमेंट के बाद डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव आयोग शिकायत करने पहुँचे हैं कि मतगणना को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? दरअसल विपक्ष का विश्वास पूरी व्यवस्था पर पूरी तरह बन नहीं पा रहा है और सत्ता पक्ष को लगता है कि हम तो जीतते हुए एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, ये कौन सा नया
ये लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी ये अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से और आप सबकी तरफ से भी, कृपया शांति बनाए रखें, मतगणना होने दें, मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से होने दें। यदि कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी है, तो सक्षम स्तर पर उसकी शिकायत करें, लेकिन कृपया लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कोई न ले। सक्षम स्तर पर शिकायतें ज़रूर करें, उसका प्रतिरोध करें, सब करें, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले। मैं भी चैनल की तरफ से आप सबसे ये अपील करूंगा, क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश के डेमोक्रेसी को रीडिफाइंड करने का वक्त दिन है, और इस दिन सबके समर्थकों में ये चाहत होती कि हमारा वाला जीते, लेकिन जीतेगा वही जिसको जनता ने वोट दिया है। तो कृपया जनादेश को स्वीकारिएगा, मैंडेट को स्वीकारिएगा, क्योंकि अब जो आएगा वो जनता की बात होगी। तो आज की परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवकी नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, नीलू रंजन जी बहुत ही जाने माने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और पूरे देश में इन्होंने चुनाव के वक्त भ्रमण किया है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, आपके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, 3-4 मिनिस्टर को अचानक से चुनाव आयोग जाना पड़ गया? आप तो एग्जिट पोल में आगे हैं, फिर क्यों परेशान हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है ब्रजेश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं या तमाम लोग कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो समय समय पर उत्पात करने से बाज नहीं आते, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। ये अलग बात है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में इनकी चल नहीं पाई है, इनका कोई उत्पात हो नहीं पाया है, इससे ये और बौखलाए हुए, और जब हार करीब कोई देखता है तो वो और ज्यादा चिल्लाना शुरू करता है। तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग से मिले हैं, उन्होंने अपनी बात चुनाव आयोग। पेशबंदी में आप ही ज्यादा तेज शोर मचा रहे हो। देखिए, चिल्लाना किसने शुरू किया आप मुझे बताइए? ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना अभी से किसने शुरू कर दिया? कफन बांधने की बात किसने शुरू कर दी? तो आपको इससे समझ लेना चाहिए ब्रजेश जी कि कौन लोग हैं जो डरे हुए हैं, कौन लोग हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जिनका व्यवस्था में विश्वास नहीं है, कौन लोग हैं जो इतने बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप नरेंद्र मोदी जी से लड़िए। 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस चुनाव में वोट किया है। 96 करोड़ के आसपास जो है वो पूरे देश में वोटर है। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा पर्व ब्रजेश जी, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। भारत के इस लोकतंत्र की महिमा का मंडन पूरी दुनिया करती है, और उस पर आप बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट आपको समझा चुका है, लगातार चुनाव आयोग आपको, तो आप सवाल उठाने का मौका मत दीजिए, वो शोर नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, आप जिनकी आदत है रोने की, जिनकी आदत है झूठ बोलने की, वो तो बोलेंगे ना ब्रजेश। अभी तो आप कह रहे थे धमका रहे हैं, अब कह रहे हैं रो रहे हैं। वो तो धमका रहे थे। देखिए, रो भी रहे हैं। कई बार जब आदमी हताश हो जाता है तो धमकी भी देता है और रोता भी है, दोनों काम करता है। तो उनके रोने पर आप गए शिकायत करने की, देखिए साहब रो रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम ये कहने गए हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो रोते रोते भी बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भी कुछ करेंगे और फिर आके बाहर फिर रोएंगे। आपको किस बात का डर है? ये क्या कर सकते हैं? नहीं, ब्रजेश जी, हमें किसी बात का डर नहीं है। देखिए, ये जो करेंगे, वहां चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लोग हैं, इस समय पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। जो ये करेंगे चुनाव आयोग जानेगा। एग्जिट पोल को आप सही मानते हैं? एग्जिट पोल को आप मानते हैं कि ठीक है, सच के करीब है? देखिए ब्रजेश जी, ये लड़ाई, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा ब्रजेश। देखिए, ये लड़ाई जो है ब्रजेश जी, ये सच और झूठ के बीच थी। एक तरफ वो लोग थे जो सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और लगातार झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और ये बात ये 2014 के बाद से लगातार कह रहे हैं। लेकिन जनता ने देखा है कि जो लोग इस तरह का झूठ बोलते हैं ब्रजेश जी, और जो लोग कहते हैं कि खटाखट, फटाफट, सटासट, तो ये बताइए, जब इतना कॉन्फिडेंट थे तो ये चुनाव आयोग जाने की पूरे इतने बड़े बड़े नेताओं को क्या जरूरत थी?
नहीं, निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, लोकतंत्र में जो व्यवस्था होती है, अगर हमारे नेताओं को लगा कि हमें चुनाव आयोग से जाके मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो हमने रखा है। थैंक यू। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ समाजवादी। मुझे मेरी बात को कंप्लीट कर अरे सर, लगातार पिछले 4-5 मिनट से आप कंप्लीट किए, अब थोड़ा धैर्य रखें, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास साहब, ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, कोई युद्ध है, जीने मरने का सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है जनता बलिदान के लिए तैयार है, युवाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है, ये क्या तैयारी है आपकी? ब्रजेश जी, देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। उस चुनाव हमारे देश का संपन्न हो चुका है और जो जनमत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब हमारी एक मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि जो भी जनमत कैद हुआ है वही जनमत रिजल्ट के रूप में कल सामने आए। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो पहले भी कर चुकी है प्रपंच रचने का काम, हम बेमानी नहीं होने देंगे। उसके लिए हम हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार हैं, माननीय संवैधानिक और वैधानिक तरीके से। यही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कही। देखिए, जहां तक अभी आप सिर पर कफन बांधने का क्या तात्पर्य? देखिए, सिर पर कफन बांधने का तात्पर्य यही है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये लड़ा ऐसे गया है जैसे 1977 का चुनाव लड़ा गया था। और ये जो एग्जिट पोल हैं, ये वैसे हैं जैसे 2004 में एग्जिट पोल आए थे। सब एनडीए की सरकार बना रहे थे और बनी थी बाद में दूसरी सरकार, विपक्ष की सरकार। अच्छा, अगर एग्जिट पोल सही है तो आरक्षण संविधान नहीं चला, जाति का कार्ड नहीं चला, जाति जनगणना नहीं चली, 1 लाख रुपया महिलाओं को नहीं चला, 30 लाख जॉब नहीं चली, अगर सही है तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए, अभी मैं एग्जिट पोल कहाँ चूक गए आप? नहीं, देखिए, जो यहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, जितने भी आप एग्जिट पोल देख लीजिए, आपने तो नहीं कराया, आप एक निष्पक्ष चैनल है, सबका जो सैंपल साइज है वो 4 लाख से 6 लाख के बीच में है। अगर आप उनको भाग देंगे एक लोकसभा क्षेत्र से, तो 700 से 900 के बीच में एक लोकसभा क्षेत्र का सैंपल साइज आएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या 12 लाख है। यानी कि 3 पोलिंग स्टेशन पे एक व्यक्ति से पूछा गया है, ये हमारे देश का एग्जिट पोल नहीं हो सकता। हम समाजवादी पार्टी की बात करें, क्यों हम इन एग्जिट पोलों को नकार रहे हैं? तो सही है। नहीं, मैं एग्जिट पोलों को क्यों नकार रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा सीटों में 5000 व्यक्तियों से बात करी है, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारी एजेंसियों ने, और हमें ये नतीजे आए हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की जो सीटें, समाजवादी पार्टी अकेले 50 सीट पा रही है, गठबंधन 60 क्रॉस कर रहा है। ये हमारा एग्जिट पोल है। अब देखिए, हमारा सैंपल साइज 5000 है और बाकी जो चैनल है जो क्या शब्द यूज करते हैं उनके 700। काउंटिंग के लेके कुछ उत्तेजना नहीं फैल रही लोगों के बीच? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये उत्साह है, ये उत्साह है, ये जनता का उत्साह है। जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमें छुटकारा मिल गया। वो छुटकारा जो मिला है वो कल एक पर्व के रूप में मनाएंगे और वो उत्साह दिख रहा है जनता के बीच में। अब बीजेपी, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो, अगर सही है तो बीजेपी का क्या चला? राशन चले, राम चले, राष्ट्रवाद चला और मोदी चले? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल आपका तो फिर एजेंडा नहीं चला ना। नहीं, हम देखिए, उस एग्जिट पोल को सही मानेंगे जिसका सैंपल साइज ज्यादा हो, जिसने ज्यादा लोगों से बात करी। तो एग्जिट पोल हमारे तो ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में 60 क्रॉस कर रही हैं, हमारी केंद्र में जो है साफ सुथरी सत्ता बन रही है, 295 सीटें पा रहे हैं। तो वो एग्जिट पोल मुझे लगता है ज्यादा निष्पक्ष है। नतीजों में कुछ घंटे का समय है, मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एग्जिट पोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोई अपना मेथड नहीं बताता, किस मेथड से वो किया गया है, किस मेथड से नहीं किया गया। एग्जिट पोल साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं और नॉर्मली होना क्या चाहिए कि उसे डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि हमने इस मेथड से किया है, ताकि आप जो सवाल उठा रहे हैं, जिसको कम सीटें मिलती हैं वो सवाल उठाता है। अब सर्वे एजेंसी वालों से मेरी बात होगी तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अपने मेथड भी ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख दें। बिल्कुल, एक भी एजेंसी ने ना कास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेटा सामने लाए हैं अपने सर्वे का, ना कास्ट डेटा सामने लाए हैं, ना उन्होंने ये जानकारी आप एक्सिस वाला डेटा देखिए, कौन से एक्सिस माई इंडिया का डेटा देखिए, वो कास्ट वार लेकर आए हैं, जाति के वार के हिसाब से लेके आए। नहीं, वो विधान लोकसभा वाइज नहीं लाए, वो ओवरऑल उन्होंने दिया पूरे देश का। जी, तो वो प्रदेश का, जी, तो वो कहीं ना कहीं वो स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। और ना ही बूथ वाइज जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कौन से बूथ से जो है सैंपल लिया है, कौन से बूथ से नहीं लिया, क्योंकि हर बूथ की स्थिति अलग है। डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल कंप्लीट डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि अगर आप एक ही उन्हीं बूथों पे जाएंगे जहां आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है बढ़ रहा है, तो निश्चित मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुधा मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। बहन भाइयों, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है आज, इसलिए मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पा रहा हूं, जैसे आनंद दुबे अभी बोल रहे थे। तो कल तक मैं उम्मीद करता हूं कि गला ठीक होगा और मैं भी उनकी तरह तेज बोलूँगा। सुधा मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा जी, स्वागत आपका
चेहरे पे कुछ मायूसी दिख रही है एग्जिट पोल देख कर क्या? नहीं, मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या तैयारी है कल की? कल की तैयारी देखिए, अभी आपने कहा कुछ घंटों का देखिए, परसों हम लोग साथ बैठे हुए थे ब्रिजेश जी। जी आप थी जी। और कल पर जो परसों का डेटा आया था और जो कल आया और जो आज आया, उसके डिफरेंस को देखिए। लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों एग्जिट पोल को एग्जैक्ट उसको नहीं मान रहे हैं, उस पर क्यों आप उस पे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप देखिए तो 400 जो दिखा रहे थे वो अब संख्या 80 से 100 नीचे लेके आ गए। अब बताइए, अगर एक दिन में संख्याएं घट बढ़ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में भाजपा को सीटें दिखा रहे थे कि इनको मिल रहा है, आज दिखा रहे हैं नहीं मिल रहा है। तो ब्रजेश जी, वो कौन से आधार है कि हम मान लें? और यही नहीं, जी न्यूज पे देखा था मैंने नहीं, कि मैं एक तो जहां अपनी चुनाव क्लैरिटी नहीं दे लड़ा दूं जा कि रहा है, मैं किसी केरल- का डेटा ऑन नहीं करता हूं। जिसने अपना किया वो अपने गले में डाल जी। के घूमे। मैं किसी बिल्कुल, का बिल्कुल, डेटा ऑन नहीं हाँ, करता। बिल्कुल। अब आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी केरल की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, सिक्किम की बात करूं, 2 राज्यों की बात कर लेती हूँ। और यूपी में एक सीट जहां पे हमारे सपा के प्रत्याशी गठबंधन के हैं, वहां भाजपा को जीतते हुए उन्हीं के नाम से दिखाया जा रहा है। तो जब इतनी सारी दिक्कतें हमें दिख रही हैं, सीटें हैं हरियाणा की कम, दिखाई जा रही है 13, तो दिक्कत अच्छा, इस मैं बात आपके की कि हम समक्ष 2 exactly सिनेरियो प्रस्तुत करता हूं। सिनेरियो नंबर 1 ये कहता है कि अगर ये एग्जिट पोल सही है तो ना आपका आरक्षण चला, न संविधान चला, न जातिगत जनगणना चली, न 30 लाख रोजगार चले, न महिलाओं को लाख रुपया देने की योजना चली, कुछ नहीं चला। अगर अब ये मैं सही इसका है उत्तर तो दूं? सिनेरियो नंबर 1। अब इस पे जवाब दे, फिर सिनेरियो 2 पूछूंगा। जी जी, इसका जवाब है कि ये आपने एक मान लिया कि अगर ऐसा होता है तो इसका उत्तर ब्रजेश यही है कि 2-3 के आंकड़ों के रुझान ने दिखा दिया कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन जहां तक मैंने आंकड़ों को देखा और हमने जो धरातल पे देखा जनता के साथ, जी। जितने मुद्दों की आपने बात की, चाहे वो स्त्री स्मृता की बात हो, अभी आपके न्यूज पे ही इस गवर्नमेंट की जो दादागिरी है आपने ही चलाया था, ये जो दबंगई चल रही थी मथुरा में, उसके पहले आप ही के न्यूज चैनल पे हमने एक और न्यूज देखी थी जिसमें लखनऊ में जिसकी ढोल पीट रहे इतनी ज्यादा कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी, एक दलित के ऊपर जिस तरह से जो वीडियो आया आपने भी देखा। तो चला हमारा सब कुछ, और वो कल के आंकड़े ये बता देंगे कि इस देश में झूठ नहीं चला, इस देश में जुमले नहीं चले, और इस देश में बार बार देखिए, अब आप लोग ये आरोप नहीं लगा सकते कि धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर, मंदिर मस्जिद, तालिबान पाकिस्तान, इस पर चुनाव नहीं हुआ। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, इस बार का चुनाव मुद्दों पर हुआ जनता है। ने किया, बिल्कुल, और जनता ने लड़ा। और इस बार मैंडेट स्वीकारना है, चाहे जो आए, भागना नहीं है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सत्य है वो आएगा आंकड़ों में, लेकिन जो सत्य को ये झुठलाने का प्रयास करते हैं वो भी सामने है। सिनेरियो 2, अगर आपको मैंडेट आपकी तरफ जाता है तो क्या फिर ये राशन, राष्ट्रवाद, भगवान राम, मोदी, योगी, ये नहीं चले? नहीं, देखिए, मैं इन मुद्दों पे चला क्या नहीं, मैं जानती हूँ कि इस देश के समझदार जो जनता है वो समझने लगी है कि जो बहला के जुमलेबाजी से एक ही 10 साल में एक ही बात, ब्रजेश जी, आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें चीजें प्लस होती हैं। 10 साल पहले भी ये लोग वही थे और आज भी वही है, आज भी वही बात करते हैं और बार बार वही बात करते हैं। राम को लाए थे, हमने ये किया, हम ये करेंगे, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ही कर सकती थी, जब इनके पास विकास का कोई धरातल ही नहीं है। मैडम, आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले 12-13 घंटे से माहौल में अचानक तनाव आ गया है यूपी में, ऐसा क्यों? नहीं है, डर इस बात का है ब्रजेश जी कि जिस तरह से ये लोग खेला करने में मशहूर, क्या डर है आपको? जिस तरह से डर इस बात का है कि जो आंकड़े परसेंटाइल बढ़ते हुए दिखे थे, जब चुनाव आयोग ने हमें जो शाम तक का प्रतिशत था वो बढ़ गया था, उसमें करोड़ों वोट बढ़े हैं। और अब जिस तो तरह देखो से जो है वो ईवीएम के भीतर है, बिल्कुल है, ना आयोग के बढ़ाने से बढ़ेगा ना घटाने से घटेगा। तो वही जिस दिन मतगणना हो रही है उस दिन भी वहां कुछ न करने पाए, उसी बात का डर है, कुछ और डर नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। क्या आप एग्जिट पोल को सही मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, एग्जिट पोल को एक तो आया नहीं है, 11 लोगों ने दिया है। अच्छा, आपको पता है 11? और 11 लोगों ने जो है कमोबेश जानकारी एक तरह का ही जो है 1-2 सीटें प्लस माइनस करके उन्होंने बताई है।
और जो एग्जिट पोल है, हम लोगों का भी ने भी उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो हमें लगता है कि 19-20 जो एग्जिट पोल आया है वो एग्जैक्ट उतरना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव हुआ है। मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन, आप इसको प्रामाणिक मानते हो? नहीं, प्रामाणिक तो कल हो ही जाएगा, प्रामाणिक तो हो ही जाएगा। आपने जब तो आज ही प्रामाणिक कर दिया है। नहीं, प्रामाणिक तो हो ही जाएगा, उसमें कौन सी कहा बात ना है। इन्होंने कभी प्रामाणिक। अब 11 लोगों की पलट रहे हैं बात से, देखो। 11 लोगों की राय एक है ब्रजेश जी, 11 लोगों ने एक ही तरह की बात की है। हम लोगों के कार्यकर्ता वही बात कह रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं थी, जो लाभकारी योजनाएं थी, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको लेकर के जनता में जो है उत्साह रहा है, और उस उत्साह का परिणाम जो है तो ये है। संविधान, आरक्षण, ये सब फालतू ही। देखिए, संविधान पर यही लोग हल्ला मचाए थे। नहीं, हल्ला वो मचा रहे थे, तो उस बात को जनता ने विश्वास नहीं किया ना। नहीं किया ना? नहीं, जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहाँ संविधान बदला जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि हम संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। यही हल्ला मचाए थे। तो जब ये बात कह रहे तो जनता कहाँ विश्वास कर रही थी उस पर? जातिवाद भी नहीं चला? नहीं, जातिवाद, आप ये जो कर रहे थे उस पर पब्लिक ने विश्वास किया होता तो आज इनको इस तरह की बात करने की क्या जरूरत? अच्छा, एक काम की बात अब करें। एक्सिस माई इंडिया, जिसने इंडिया टुडे आज तक के लिए सर्वे किया है, उसके एनालिसिस बताती है कि जाट बट गए हैं। अब नहीं, आप केवल जाट की क्यों बात कर रहे हो? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अच्छा, आपसे न करूं एकजुट जाट रहा। की बात तो आनंद दुबे से करूं? नहीं, पूरा आप हम किसानों की राजनीति करते हैं, जाटों की नहीं करते। नहीं, हम वो भी, आज उसमें बोलो भी कि- वही है। नहीं, आप बोलो कि मैं जाटों की राजनीति नहीं करता। हम- मैं आज के आप- बाद जाटों पे कोई सवाल नहीं, क्या करूंगा। किसान में वो नहीं आते जाटों क्या? से इतनी क्यों, आपको एलर्जी क्या नहीं, है? एनर्जी और तो सिरमौर है। तो बोलो फिर। नहीं, लेकिन आप एक ही चाहिए बात कर भी रहे हो। और कहोगे हम तो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमको कैसे? पूरे किसानों ने वोट दो दिया है। तरफा मत चलो दुबे। नहीं, ब्रजेश जी, आप उसको जो है पाणो पाणे करे लागत हो, हैं? पाणो पाणे आप करे लागत हो। अरे भाई, किसान है तो किसान जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल तो है, हम थोड़ी तो कह रहे हैं। सारे लोग। अरे आप देखो, देखिए ब्रजेश जी, गुस्सा क्यों हो रहे? सुन देखिए, तो अब लो। तो चुनाव हो गया, लेकिन मैं आपको कह रहे हैं स्पष्ट बट कहूं, गए हैं। आप इस चीज बटा कि नहीं बटा? नहीं, कहीं नहीं बटा है। किसान सब एनडीए के साथ रहा, जाट किसान सारा एनडीए के साथ रहा। और आप वो देखिएगा, कल परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। और ये कोई मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूं। 2 चरण के चुनाव जब हुए, आपका बड़ा चैनल है, आप बताइए कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां सभा कराया, कहां रैलियां कर ली, कहीं की? गाजियाबाद के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियां बता रहे थे। तो ये वो प्रमाण है, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने किसानों के मसीहा का सम्मान नहीं किया। तो दोनों उस पर भी राजनीति। दोनों फंसी हैं कि निकल गई? नहीं, दोनों तो बिल्कुल निकलाई हैं। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग हमारा कह रहे हैं फंस गठबंधन गई। 75 जीतेगा। लोग कह रहे हैं फंस गई। नहीं, अब लोग तो क्या कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। बागपत वाली फंस गई बता रहे हैं। उनको हम तो कह रहे हैं कि हम सारी जीत रहे हैं। हम इस बात का क्या वो भाई, हम ये कफन उफन बांधे हैं? नहीं, तो देखिए ये इस क्या बात- क्या नहीं, कह रही है? तो अब वो जब पूछो जरा। अब आप तो ब्रजेश ये जी, न करें कह दो। आप भी तो बचपन में ने देखा ही होगा, जब लड़के खेल खेलते थे, जब हारने लगते थे तो मार करने हम लगते ऐसा कोई खेल नहीं खेले दुबे जी, आप ही खेले हो। ऐसा ना हो कल जब ये मार करने लगते थे तो अब ये उस तरह की स्थिति ऐसा है। ना हो कल ये पाला बदलने का प्रयास करें। कल? लेकिन दुख की बात ये है कि इनका खाता भी नहीं खुल रहा है। भैया ले लेना। बागपत बिजनौर दोनों ओके, में बोलिए जाएंगे। दुबे जी। नहीं, तो ये ये एक बात उस तरह बताओ, का ये कफन भाई, उफन अब क्या आप है? जब हार रहे हो तो इस तरह की बात करने की कहो। अरे आप कल का इंतजार कर लो, देश का चुनाव आयोग है, उस पर भरोसा रखिए। चुनाव आयोग जो है कर रहा, जब उन्हीं के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, तो चुनाव आयोग मैं आपको निष्पक्षता सीधे के साथ करेगा। दिल्ली ले चलता हूँ। नीलू रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नीलू जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप मुझे बताइए कि एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या अपना मंतव्य है, और दूसरा, जिस तरह का एग्जिट पोल के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, क्या वो सच के नज़दीक हैं? और तीसरा, अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं, तब तो मोदी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी की ज़बरदस्त सुनामी है, वो 400 के करीब पहुंच रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो लगभग सच के करीब हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग आंकड़े हैं, कौन ज़्यादा सटीक बैठता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो सच के करीब हैं। जो सुनामी की बात है वो सिर्फ सुनामी उस ढंग से नहीं है। आप देखिए, मोदी की मेहनत देखिए, सरकार की स्ट्रेटजी देखिए, जो जनसंपर्क अभियान इन्होंने चलाया था, और अभी से नहीं,
नवंबर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी तो एक एक गांव में जाके लाभार्थियों को चुनना, जिसको नहीं मिला है उस तक जाना और वहां तक पहुंचना, वो एक बहुत लंबे समय से इनकी तैयारी चल रही थी। और विपक्ष को आप देखेंगे तो वो जो जनसंपर्क वाली बात है वो कहीं पिछले 5 साल में नहीं दिखी। तो उसका परिणाम ये दिख रहा है कि जिस जो मैंडेट आ रहा है वो पहले से कहीं बहुत ज़्यादा मैंडेट आ रहा है और वो दिखा रहा है। मैं तो केरल से घूम के आया, मैं तमिलनाडु गया, केरल में भी आप देखें, जब मैं आके कह रहा था कि 2-3 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को इस बार वहाँ पे, क्योंकि सीपीएम के खिलाफ बहुत गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम यह है कि बीजेपी को मिल सकता है। लोग मुझे भरोसा नहीं कर रहे थे और अब एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा है कि 2-3 सीटें वहां से आ सकती हैं। आएंगी नहीं आएंगी मैं नहीं कह सकता, बड़ा ही घोर आश्चर्य का विषय है ये। जो बेस बढ़ रहा है, जो लेकिन जो बेस बढ़ रहा है बीजेपी का दक्षिण में भी, जिस ढंग से तमिलनाडु में अगर इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, अगर तेलंगाना आप देखिए, तेलंगाना में 5 साल पहले जब जेपी नड्डा अध्यक्ष होते हुए म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में वहां सड़क पे उतरे थे तो लोग मजाक बना रहे थे कि बीजेपी कौन सी पार्टी होगी, एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जा रही, नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर रहा है। मुझे हैरानी तो तेलंगाना में बीआरएस की टैली देखकर हुई एग्जिट पोल की है, 0 सीटें 0 से 1 दिखा रहे हैं बीआरएस को। बिल्कुल कमाल है, मतलब ये तो बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वो जो मेहनत है बीजेपी की, तो सिर्फ स्टूडियो में डिबेट करने से या बयानबाजी करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच, जनता से संपर्क और अपने मुद्दों को लेके। आप ये बताइए कि अगर 1 लाख रुपए प्रति मंथ देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उसे लेकर हर लोगों तक पहुंचे? क्या हर लोग घर घर जाकर उसको प्रचार किया? क्या ये राम रोटी राशन और राष्ट्रवाद का चुनाव और इसकी लहर थी जिसके कारण बीजेपी को ऐसा मैसिव मैंडेट एक्सपेक्टेड एज पर एग्जिट पोल? नहीं, वो सबसे अलग। देखिए, नहीं, मुझे जो लगता है कि ये चुनाव पूरी की पूरी तरह से डिलीवरी पर निर्भर है कि पहली बार जो कुछ भी कहा जा रहा था वो डिलीवर हो रहा था, लोगों को मिल रहा था और उन लोगों को मिल रहा था जिनको आज तक आज़ादी के बाद नहीं मिला था। और उस भरोसे का, डिलीवरी ने जो भरोसा दिया है कि जो उस भरोसे का ये चुनाव था। और उसमें आपने देखा है कि मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जाति वाली बात और कास्ट सेंसस वाली बात तो वहां भी थी, वहां भी नहीं चली। तो वो यहां चल जाएगी लोकसभा चुनाव में, जब सामने नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा लोकप्रिय नेता हो। ये मतलब सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। और इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो कुछ भी डेटा उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं उसको लेकर पूरे देश भर में बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। अपोजिशन ये मानने को तैयार ही नहीं है। अपोजिशन का ये मत है कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, हमको एग्जिट पोल पे कम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डेटा से आप संतुष्ट हैं या मानते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, डेटा से मैं संतुष्ट होने की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 74 सीटें दी हैं, जो सबसे अधिक, जो मुझे ध्यान जहां तक है एक्सिस माई इंडिया ने। तो भाई 73 सीटें तो आ चुकी हैं 14 में। तो जो अचीव किया जा चुका है पहले से, जो भाजपा जहां तक पहुंच चुकी है वो दोबारा वहां नहीं पहुंचेगी, इसे कैसे नकार सकते हैं? वो जो उस वक्त के समीकरण थे 2014 के, वो समीकरण अब कैसे बदल गए? 2019 में जब बसपा और सपा मिल करके जो एक बहुत मजबूत संगठन बनता था, इतना मजबूत कि भाजपा के 30-35 सीटें पर सिमटने की आशंका आ गई थी, जब वो 62 और 64 पहुंच सकते हैं, तो अभी तो रालोद भी इनके साथ है, बाकी लोग भी इनके साथ जुड़ गए हैं। और वो समीकरण जो है, जो जमीनी बूथ स्तर पे, वो कहीं से टूटता हुआ मुझे अगर नहीं दिख रहा है, हमारे साथ तो बने जो अचीव एक बार दूसरे चरण में दोबारा अचीव नहीं करेंगे सर, बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। देवकी नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासी नब्ज रखते हैं। पूर्वांचल में आते हैं, गोरखपुर से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवकी जी। आप मुझे बताइए कि जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर मैं एक्सिस माई इंडिया का ही डेटा देखता हूँ, उनका डेटा ये कहता है कि बीजेपी प्लस यानी एनडीए का जो वोट शेयर है उसमें 4-4.5% का डाउन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन उनकी सीटें बढ़ रही हैं। और इंडिया गठबंधन की सीटें तो कम हुई हैं, लेकिन वोट शेयर उनका 7% बढ़ा है। तो वोट प्रतिशत कम होने पर सीटें कैसे बढ़ी, और किसी का वोट शेयर बढ़ा तो उसकी सीट कैसे घटी?
ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है ब्रजेश जी, लेकिन इस पर आने से पहले मैं आपको एक डेटा और देना चाहता हूँ। आपके पास भी कुछ है डेटा? प्लीज। एक डेटा मैं आपके पास और रखना चाहता हूँ कि वोट डालने वालों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है 2014 से। जब 2014 में हम चुनाव में आए थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो 2009 के मुकाबले आप सोचिए करीब 14 करोड़ ज़्यादा लोगों ने वोट डाला था। मतलब 41 करोड़ वोट 2009 में पड़े थे और 55 करोड़ वोट जो है 2014 में पड़े, मतलब 14 करोड़ वोट अधिक पड़े। अब जब 2000 उसके बाद का जो चुनाव आता है 19 में करीब 4 करोड़ वोटर बढ़ते हैं, मतलब 4 करोड़ लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। लेकिन ये थोड़ा डेटा एक बारी फिर आप चेक करिएगा। 14 करोड़ बढ़े 2014 में जी, और 4 करोड़ ही सिर्फ बढ़े 19 में। मैं वोट डालने वालों की संख्या बता रहा हूं, मैं वोट की संख्या नहीं बता रहा हूं। ओके। और इस बार 64 करोड़, बढ़े मत की बात कर रहा हूं। मैं बढ़े मत की बात, जी बिल्कुल। इस बार 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, मतलब केवल 3 करोड़ वोट बढ़ा है। बीजेपी 37% पर थी पिछली बार 2019 के चुनाव में। अगर उसका वोट जैसा एक्सिस माई इंडिया या और सर्वे में बताया जा रहा है कि 4% वोट घट रहा है, तो 4% बीजेपी प्लस का बताया गया यूपी में। नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में वोट शेयर घटने की बात कही जा रही है, कई सर्वे में कही जा रही है। अगर ऐसा है तो सीट कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 2019 में करीब 18 या 19% के आसपास, 18%, और मायावती की पार्टी का 19 था, 19%। लेकिन 6.5% कांग्रेस का भी वोट शेयर था। और ये जो वोट शेयर था समाजवादी पार्टी का 18-19%, ये केवल 34 सीटों पर था। 35 या 36 सीट लड़े थे, उतनी सीटों पर ही था, बाकी सीट तो उनके पास ब्लैंक थी। लेकिन इस बार जब हो रहा है तो वो 68 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 6.5% वोट कांग्रेस का है। तो ये अगर इसमें 10%, करीब 37 से 38% वोट मेरे हिसाब से इंडिया ब्लॉक को आना चाहिए। इंडिया ब्लॉक को आना चाहिए 37 से 38%। जी, अगर 37 से 38% वोट आता है तो ये जो डेटा है जो अभी एग्जिट पोल पर आ रहा है, एनडीए का क्या परसेंटेज रहना चाहिए? एनडीए का परसेंटेज भी करीब 38-39 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन उनका तो लास्ट टाइम 2019 में 50% नहीं 50 नहीं था, टोटल मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरे यूपी का नहीं बता रहा हूँ। यूपी का पूरे देश का करीब 40% था और पूरे देश में 37.5% था। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है और इससे ऐसा लगता है कि जो एनडीए की सीटें हैं वो कुछ कम होंगी और इंडिया ब्लॉक की कुछ सीटें बढ़ेंगी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वोट शेयर तो गिर रहा है लेकिन नंबर ऑफ सीट बीजेपी की बढ़ रही है? नहीं, मैं यही तो मैं बता रहा हूं कि कहां वोट शेयर का इनका सीट कहां गिर रही है। ये भी तो हो सकता है कि नैरो मार्जिन से ज्यादा सीटें। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि जो पहले मार्जिन था वो करीब 6 लाख वोट से मोदी जी जीते थे। कई ऐसी सीटें हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोटों से और बगल की उन्नाव की सीट थी 4-4 लाख वोट से जीती। लेकिन 15 ऐसी, अब उत्तर प्रदेश पर आते हैं, 15 ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो बहुत नॉमिनल मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 13 सीट जीती थी, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती थी, बहुत नॉमिनल मार्जिन से। तो वो जो 13 सीट है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें से 1 सीट मात्र 188 वोट से जीती थी, मछली शहर की। तो अगर इन 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से कैंपेन कर रहा था और जो जाति की बात हो रही थी, जातिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा था, और तो आपके मुताबिक वही सीट फंसेंगी जो क्लोज मार्जिन में फंसेंगी, वो सीट फंसेंगी। बड़ी मार्जिन वाली निकल जाएंगी। बड़ी मार्जिन वाली, जैसे मान लीजिए 5 लाख का मार्जिन किसी का, 4 लाख का, उसका घट करके 1 लाख हो जाएगा। चूंकि वो मार्जिन बड़ा है, इस वजह से वो इंडिया ब्लॉक वहां तक पहुंच पाएगा। हिसाब से 20-25 सीट पे लड़ाई होगी। हाँ, 20-25, करीब 30 सीट पे आसपास लड़ाई है। 30 सीट पे बहुत ही क्लोज फाइट है और उन 30 सीटों पर जो क्लोज फाइट है उसमें कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। अब आप आइए कि तो आपके मुताबिक इंडिया ब्लॉक ने सरप्राइजिंगली वोट शेयर बढ़ाया है और बीजेपी का घटा है। बीजेपी का घटा है और इनका वोट शेयर बढ़ा है। वैसे कल सबके सामने पता चल जाएगा। लेकिन एक एग्जिट पोल पर मैं कहना चाहूंगा, एग्जिट पोल का जो पूरा ट्रेंड मैं देख रहा हूं कल से, सभी की 350 से ज्यादा सीटें दी गई हैं। हाँ। लेकिन आज 352 मिनिमम है। हाँ, और 401 मैक्सिमम। 401 सब इसी के बीच है बीजेपी। हाँ, और लेकिन आज उनमें से कई कंपनियों ने अपना डेटा चेंज कर दिया है।
कई कंपनियों ने आज चेंज किया। मैं हैरान इस बात पर हूं कि कैसे इस तरह के डेटा चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, मैं आनंद दुबे जी को इनवाइट करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, कई जैसे एक्सिस माई इंडिया का ही केस स्टडी के तौर पर अभी देवकी जी ने भी रखा, 4% आपका वोट शेयर यूपी में कम हो रहा है, ऐसा उनका आकलन है, और अलायंस यानी आपके अपोजिशन का 7% और बढ़ रहा है। तो आपकी सीटें कैसे बढ़ गई सर? वो तो कम होनी चाहिए। देखिए ब्रिजेश जी, जो रुझान अलग अलग चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में दिखाए हैं, ब्रिजेश जी मेरी आवाज कट रही है? परफेक्ट आ रही है, आप बोलें, आप कंटिन्यू रहे, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ ब्रिजेश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल जी। देखिए ब्रिजेश जी, जो रुझान ब्रिजेश जी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं सुन रहा हूं, आप बोलें, कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूं, गो अहेड। मेरा फोन कट गया है। ओके, तो उनकी मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। उनकी आ रही। ऑलराइट, ओके, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए, तब तक उनका फोन कनेक्ट किया जाए। मैं लेता हूँ वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, कल फाइनल बैटल डे है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये एग्जिट पोल को लेकर बहुत बितंडा चल रहा है, कोई स्वीकार रहा है, कोई अस्वीकार कर रहा है। काउंटिंग की कल आपने क्या तैयारी की है, और भारत समाचार के दर्शकों को समक्ष आप कितनी तेज और कितनी पहले और कैसे नतीजे प्रस्तुत करेंगे, थोड़ा ये भी बताएं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑलराइट, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अब्बास जी भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइए अब्बास जी कि अभी जिस तरह का प्राथमिक आकलन हुआ कि सीट तो बढ़ी, वोट शेयर बढ़ा, पर सीट घट गई, ये एनालिसिस किया आपने? देखिए निश्चित रूप से, देखिए एक देश का सबसे बड़ा चैनल है आपका, इसमें बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूँ। देखिए सट्टा मार्केट के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है, ना मुझे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो एग्जिट पोल है ये हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे समर्थकों का मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे, ये बात स्पष्ट है। शायद उनकी फोन लाइन नहीं कटी होगी, पतंग कट गई होगी। नहीं, एक्चुअली हमारी फोन लाइन डेड हो गई है, अभी हम ठीक करा रहे हैं, सारी फोन लाइन कट बंद, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा, ठीक करा लेंगे। हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप जो अभी देवकी जी भी कह रहे थे कि अगर आप 2019 या 2014 के चुनाव से इसका आप आकलन करेंगे तो मुझे लगता है सही आकलन नहीं सामने आया, क्योंकि हमारा गठबंधन दूसरे दल से था, हम बहुत 37 सीटें लड़े थे पिछले चुनाव में, और इस बार अलग समीकरण है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम 2004, 1999, 2014, 2019 जो 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने इतना पीछे क्यों जाना? मैं तो कहता हूं 2022 का डेटा उठा लो असेंबली का। जी, 22 का डेटा 32% वोट शेयर अकेले का था, 36% आप सहयोगियों के साथ थे। अगर आप 22 का डेटा उठा लें तो 19 में 32, देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट मिले थे अपना दल को मिला करके। 2022 के चुनाव में 10% वोट घट गया भारतीय जनता पार्टी का। हमारा वोट कहां पहुंच गया? 2012 से भी अगर आप देखें तो 27 से 37% पहुंच गया। 32 और प्लस सहयोगियों के साथ आप 36 थे जी। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को हम 40 पे मान रहे हैं, 2022 से हम कंपेयर कर रहे हैं, वो 40 से नीचे आ रहे हैं, हम 37 से ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम देवकी जी की बात रखें तो हमारा वोट शेयर 45 प्लस जा रहा है, उनका वोट शेयर 30 के अंदर आ रहा है। ये हमारा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, कल की क्या तैयारी की है आपने? भारत समाचार के दर्शकों के लिए क्या स्पेशल और कैसे रिपोर्ट्स आप उपलब्ध कराएंगे? वीरेंद्र जी, देखिए, ये जो चुनाव है ये देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। कल का दिन इस देश में एक नई सरकार के लिए मुहर लगाएगा कि अब इस देश पर आने वाले समय में 5 साल तक कौन राज करेगा। उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ के हर जिला मुख्यालय पर काउंटिंग होगी, वहाँ पर एक एक नहीं 2-2, 3-3 भारत समाचार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और वो सुबह 6 बजे से लेके अंतिम परिणाम घोषित होने तक हर चरण के रुझान और पोस्टल बैलेट से लेकर सारी जानकारी समाचार पर हमारे इस माध्यम से दर्शकों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ब्रिजेश जी, आज एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है जी। एग्जिट पोल तो बहुत हुए, लेकिन जब से हम लोग मीडियम हैं, वोट डाल रहे हैं, समझदार हुए, आज तक कोई सर्वे वाला हमसे पूछिस नहीं कि कहाँ वोट दियो। आपकी अलग ही स्टोरी है ये सर्वे वाले, ये जितने लोग बैठे हैं या जितना इस डिबेट को सुन रहे हैं, कोई ये बता दे कि ये सर्वे वाला आया था, हमसे पूछा
कि भाजपा को वोट दियो कि कांग्रेस का कि सपा को, किसको वोट दियो। मिलते नहीं कहीं ये, और पता नहीं कहाँ सर्वे कर लेते हैं। हम लोग तो उनसे नाराज हैं कि भाई हमसे मिला करो कभी कभी, कैसे करते हो हम लोग जाने। वैसे इस देश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हैट्रिक के लिए सारी सर्वे बता रहे हैं कि वो मारने जा रहे हैं। लेकिन जो यूपी का चुनाव परिणाम होगा उस पर सबकी निगाह है, और यूपी का कोई भी दल, कोई भी एजेंसी ठीक ठाक सर्वे अभी तक नहीं दे पाई है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैसे ब्रजेश जी, हम लोग उस दौर में हैं जिस दौर में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, सर्वे एजेंसी हो, मीडिया के लोग हो, राजनेता हो, नौकरी पेशा लोग हो, सब के दावों को लोग आसानी से अब कोई मानता नहीं है, लोग झुठला देते हैं। ये विश्वसनीयता के संकट का दौर है और सच्चाई को छुपाने का दौर है। ऐसे दौर में वक्त लगेगा जब सामने सच्चाई आएगी, तो कल तक का इंतजार करना होगा कि आखिर मशीन से क्या सच्चाई बाहर आती है। लेकिन एक चीज, आप हालात पर नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि कोई बहुत आंधी नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, न मोदी का, न पुलवामा का, न कोई बहुत देश पे खतरा था। लेकिन भाजपा का राशन चल गया, मोदी का चेहरा चल गया, हिंदुत्व चला, राष्ट्रवाद चला, राम मंदिर पे भी उतनी चर्चा नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जो लोग सर्वे बता रहे हैं उसमें ये सारी चीजें चली। लेकिन विपक्ष इस बात से आश्चर्य में है कि मायावती का हाथी नहीं चला, संविधान चला, आरक्षण चला, तो फिर सीट कहाँ चली गई। ये भी उनको अपना चीजें दिखानी है और जाननी है। तो सर्वे को कितना सच माना जाएगा, अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है। अब तो 24 घंटा से भी कम समय है, अब तो 18 घंटा बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 140 करोड़ के इस देश की आबादी में कौतूहल तो देखिए बना हुआ है, और सबके सामने ये है कि सच्ची बात कहाँ साबित होती है। लेकिन उपलब्धियां जो होती हैं वो अपने साथ आलोचनाएं भी लेकर आती हैं। उपलब्धि और आलोचना को आप एक दूसरे का मित्र कह सकते हैं कि अगर आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो आपकी आलोचना भी निश्चित बढ़ेगी जी। तो जो पार्टी जितनी ऊंचाई पर है उसके सामने देखिए उतना बड़ा संकट तो रहेगा। बस एक चीज है कि एग्जिट पोल वालों की वजह से ये जो हलवाई है, मिठाई बनाते हैं, लड्डू जो बंटता है जीत के बाद, ये सब कांग्रेस के आर्डर भी नहीं ले रहे, कह रहे पहले 100% रुपया एडवांस जमा करो, पता लग लड्डू बनवा लो और बाद में जो है बिके ना और पैसा भी ना मिले। कांग्रेस के लिए एडवांस पैसा मांग रहे हैं, तो ये थोड़ी समस्या है। बाकी तो ठीक है। वैसे सुनिएगा कि कल के लिए क्या होता है कि टकटकी बांधे बैठे हैं कि आज सब बेकरार हैं और सियासत का फेरबदल होने को है, अब नए तमाशे का इंतज़ार है। और पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता हूँ, वो अभी फटे रुमाल पर खुशबू लगाता हूँ। उससे कह दो कि ये ऊंचाइयाँ मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफ़र में मोम के बाजू लगाता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। आनंद दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी योगी की जोड़ी चली या राम राशन रोटी चली? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी की जोड़ी भी चली, पूरे देश में मोदी जी का चेहरा चला, और जनता ने देखा कि पहली बार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंची। और जो लोग कह रहे थे 8500 रुपया हर महीना भेजेंगे खटाखट, उन्हीं के पिताजी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसा लोग खा जाते हैं। तो जनता ने यह देखा कि जो लोग आज तक इंदिरा जी के जमाने से, नेहरू जी के जमाने से
गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे, लेकिन शौचालय से लेकर मकान तक अच्छा, सब दो कुछ हमारी फटाफट सरकार सवाल ने हैं मिला आपसे। है। फटाफट सवाल ये है कि एक्सिस माई इंडिया का एक डेटा है, वो कहता है कि एससी जाटो कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट की जाटो कम्युनिटी के वोट 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। 35% वोट शेयर जाटवों का मायावती को गया है, 32% गया है इंडिया अलायंस को, 33% गया है एनडीए यानी बीजेपी को। जाटो वोटों में बंटवारा है सर, और लोधी वोट भी देखिए- बटे हैं, ऐसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है सर। देखिए ब्रजेश जी, मैं यहां जातिवार आंकड़ों पर बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ना वो सर्वे को उतने डिटेल में पढ़ा है और ना मैं बहुत डिटेल में इन चीजों में जाता हूं। लेकिन मैं डेटा एक तो है चीज सर, बहुत डेटा पे ही तो बात होगी। नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी पंथों का वोट मिला है, और इसलिए मिला है क्योंकि हमने बिना भेदभाव काम किया है। ब्रजेश जी, आपको छोटी सी चीज बता देता हूं, मुसहर, थारू और बनटांगिया 3 ऐसी कम्युनिटी थी जिनको उत्तर प्रदेश में सरकारी लाभ नहीं मिलता था। उनको मकान भी अगर मिला है ना, तो हमारी सरकार में मिला है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि सबका वोट हमको मिला है, और जो लोग थैंक यू फटाफट कर रहे आनंद जी, थे, थोड़ा उनका वक्त सपा का चट अभाव होने जा है, रहा है। मैं डिबेट को आगे शिफ्ट करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। सुधा जी, अच्छा, सुधा जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं उनसे कोशिश करूंगा। आप बताइए दुबे जी, जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, आप वाला तो मैंने बता दिया कि आपकी कम्युनिटी का वोट बटा है, 65-35 भी है कई जगह, और 70-30 भी है, एक जगह 79-21 है, एज पर एक्सिस माई इंडिया, नॉट पर ब्रजेश मिश्रा। और मैं किसी का डेटा ऑन नहीं कर रहा हूं। और जाटव वोटों तीन स्प्लिट हुई है। जो वोट मायावती के साथ 100% कंसोलिडेटेड रहता था, वो एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि 3 हिस्सों में बटा है, 33, 32, 35। देखिए ब्रजेश जी, 11 एग्जिट पोल है, किसी एक को लेकर के हम बैठ जाएं, अगर 11 की एक ही राय हो तो हम चलो उस पर भी चर्चा कर लें। ये तो बाउंड्री फांद के निकलने वाली बात फांद हुई। करके नहीं निकलना हो। आप एक पे ही इतना जो है जोर दे रहे हो। जब 11 है भैया, सब कहते हैं ना, सबसे ज्यादा क्रेडिबल है। 11 लोगों की राय कमोबेश 19-20 है, तो इसलिए हम कह रहे हैं बाकी जनता की राय है, और जनता ने हमें मत दिया है, जनता ने हमारे गठबंधन की नीतियों सर, मैं आपको एक चीज स्वीकार बता रहा करते हूं, हुए मैं कहा। बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं मीडिया में। आपको अगर एससी जाटो वोटों में ये बंटवारा है जैसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, तो सर सबसे बड़ी खबर भी यही होगी सर। देखिए, जो वोट देखिए, 90 के दशक से 1990 के पहले से यूनाइटेड था, कभी हाथी छोड़ कोई और बटन दबाया नहीं। इवन कि सपा बसपा इकट्ठा हुए तो भी नहीं उसने ज़्यादा वोट किया। अगर वो वोट 3 हिस्सों में 33 एनडीए को, 32 इंडिया को और 35 मायावती के पास बचता है, तो सबसे बड़ी खबर सर यही मिलेगी एससी जाटों में सर। नहीं, वो इसलिए नहीं आप कह सकते हो कि इनका जो संविधान की बात उठाई गई थी, मैं नहीं कह रहा हूं सर, वो कहीं नहीं चला। ये एक्सिस माई इंडिया का डेटा वो कह रहा है, नहीं एक कह रहा है ना, 10 और भी तो है। वो दिए नहीं डेटा, इस पे डेटा पब्लिश कर अगर दिया। वो 10 कहे होते तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आपका है उनका डेटा? नहीं, सभी ने जाटा वोटों में बंटवारे की बात कही है। सबका अपना आकलन कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन चूंकि एक की राय है, तो अगर वो 11 की होती तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। ऑल राइट, सुधा जी, क्या जातिगत आधार पर वोट बटे हैं? जो डेटा आया है, सीटों पर मैं नहीं जाता, ना नंबर आप सीट पे मैं जा रहा हूं, मैं तो केवल आंतरिक डेटा की विश्लेषण करके ये तस्वीर रख रहा हूं। जो एक्सिस माई इंडिया का डेटा था उसी की तस्वीर रख रहा हूं। जाटो वोटों में, एससी जाटो वोटों में भयंकर बंटवारा है, 3 हिस्से में गए हैं, 35, 32, 33। देखिए ब्रजेश जी, बंटवारा हुआ कि नहीं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे अभी लोग कह रहे थे कि हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग थे कि जो एग्जिट पोल पे दिख रहा है उसमें चीजें बहुत इधर उधर जाती हुई नहीं दिख रही। लेकिन जनता के बीच में हम लोग रहे, हम जानते हैं कि जो संविधान 400 सीटों के आने के बाद बदलने की बात थी, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था वहां पे, उसको ये बात समझ में आई थी कि कैसे ये लोग इन चीजों को खराब कर सकते हैं। उसके बाद जो झुकाव हुआ हमारे गठबंधन की तरफ, उसकी मैं बात कर सकती हूँ। अब वो कितना मतदान में डेटा में तो जो नंबर आप सीट है उसमें तो आपको कोई फायदा नहीं है। नहीं, वोट शेयर में जरूर आप लोगों के गठबंधन को फायदा है, पर वो सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मैडम। अभी वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छे जो शायरी में बोलते हैं, बहुत ही उनका बेहतरीन तरीका है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ एग्जिट पोलों पे। बिल्कुल नहीं, मुशायरा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुशायरा नहीं, क्योंकि 2 दिनों के भीतर में जिस तरह चेंजेस हुए हैं, 80 से कम सीटें, ज्यादा सीटें उन्होंने कम कर दिया। जो एग्जिट पोल के नंबर्स आते देखिए घटते हुए, उस पे तो बस कंक्लूड करें कि इस तरह,
हाँ, जो डिटेल्स थी उसमें आप देखेंगे 80 सीटें कम किया गया उनकी, कहाँ 400 दिखा रहे थे। थैंक यू मैडम। मैंने कहा भी था आपसे कि 543 कर दें, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो सीटें कम हुई थी। तो मैं इस पे 2 लाइनें कह दूं हाँ, ऐसे लोगों जल्दी से। बोलें, जल्दी। हाँ बिल्कुल, कि लोग जुट जाते हैं आपकी उन बातों की तफ्तीश में, लिख के कागज पे यूं ना मिटाया करो, बात संजीदगी से बताया करो। तो ये एग्जिट पोल वालों के लिए कम से कम नीलू सही रंजन बात जी, को- जो इंटरनल डेटा है, जो भी सर्वे एजेंसीज का है, जो उन्होंने डेटा इंटरनली ट्विटर पे या अपनी वेबसाइट पर डाला या पोस्ट कार्ड बनाकर उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, एक्चुअल तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या अगर ऐसा डेटा आता है कि एससी जाटव वोटों में इस तरह का वर्टिकल बंटवारा हो 33-33 टाइप का, तो क्या ये बड़ा मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट, सोशल शिफ्ट नहीं होगा सर? नहीं, बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैं यही आपको कह रहा हूं, 2-3 ऑब्जर्वेशन मेरे हैं कि पिछली बार 2019 के इलेक्शन में मायावती और अखिलेश साथ में थे, इसका मतलब पूरा जाटव वोट जो है गठबंधन को गया था। उसके बाद भी भाजपा जीती थी, और अगर वो वोट होता है तो इसको मैं पॉलिटिक्स में कहता हूं टेक्टोनिक शिफ्ट होना, कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो टूट के कहीं और खिसक के जा रहा है। एक जो दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन इस डिबेट का जो बहुत अच्छा था आपका सवाल, कि आखिर अगर वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो सीटें कैसे बढ़ सकती हैं। तो 2019 में भाजपा को 43% वोट मिला था, और ओके, लगता है लाइन डाउन हो गई है। नीलू जी सब सीटें आई थी। नीलू जी मैं सुन रहा हूँ, प्लीज गो अहेड, कंटिन्यू। आप हाँ, और दूसरी बात जो आप हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में वोट का अंतर जो विधानसभा में रहा 0.2% रहा, और सीटों में लगभग 15-16 सीटें का अंतर रहा। ऐसे ही आप कर्नाटक में अगर पिछला विधानसभा चुनाव देखें 2018 का, तो कांग्रेस को 40% वोट मिला था। तो और आपके मुताबिक बड़ा नैरो मार्जिन की फाइट काफी सीटों पे होने जा रही है। नैरो मार्जिन बिल्कुल, बहुत। अगर उस नैरो मार्जिन में और अगर जाटव वोट आया है तो नतीजे जो एग्जिट पोल दे रहे हैं कहीं उससे ज्यादा न चला जाए, मुझे इस बात की आशंका है। देवकी नंदन जी, 2-3 ऑब्जर्वेशन आए एससी जाटव वोटों का, नान यादव ओबीसी, जिसमें मैंने लोधी कम्युनिटी का जिक्र किया। लोधी कम्युनिटी के वोट भी शिफ्ट हुए हैं, और इसमें कुर्मी कम्युनिटी के वोट भी शिफ्ट हुए हैं। अगर कुर्मी कम्युनिटी के और एससी जाटव वोट शिफ्ट होते हैं और अगर इनमें बंटवारा होता है तो बीजेपी को फायदा है कि नुकसान? नहीं, देखिए 4% उसी का तो कम नहीं हुआ। जाटव जो वोट है 2022 का चुनाव हुआ है उसी समय से शिफ्ट होना शुरू हो गया है। 2022 में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ जाटव वोट, यही करीब 35-36% के आसपास। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो ये जो संविधान बचाने वाली बात गांव-गांव तक फैलाई गई, हालांकि ये सच नहीं है लेकिन फैल तो गई, गांव-गांव तक पहुंच गई। इसकी वजह से बहुत सारे जाटो वोट, मैं लखनऊ शहर में मैंने कई जाटों से बात की जो जाटो वोटर हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। वो कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिए थे। लेकिन सर सीट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? 2019 में भी समाजवादी पार्टी को जाटों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार संविधान बचाने के लिए दिया। और जो कुर्मी वोटों की बात आप कर रहे हैं, कुर्मी बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि 12 टिकट इंडिया गठबंधन ने दिए। उन्हीं 12 में कुर्मियों ने दिया होगा वोट ना? नहीं, ना, उसका थोड़ा सा, जैसे गोंडा में आइए आप, गोंडा में कुर्मी प्रत्याशी लड़ रहा है, में इफेक्ट डालेगा, लेकिन वो कैसरगंज में भी इफेक्ट डाल रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर ये पहली बार देखने को मिल रहा है। जो तो हमें नजर किस पे रखनी होगी? हमको एससी जाटों पे, हमको नजर नॉन एससी जाटों। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा जो ये इलेक्शन है ये पूरी तरीके से जातियों में बटा हुआ है। ये नेशनल इलेक्शन, परिणाम में जातिवाद नहीं दिखा। नहीं, नेशनल इलेक्शन परिणाम राष्ट्रवाद का है। नहीं, नेशनल इलेक्शन तो मुझे दिखा ही नहीं। पूरा इलेक्शन बीत गया, खासकर उत्तर प्रदेश में नेशनल इलेक्शन तो दिखाई नहीं, एक तरीके का लोकल इलेक्शन हो गया। कैंडिडेट भी देखा गया, जाति भी देखी गई, और लाभ भी देखा गया, और हमारे खिलाफ क्या हो सकता है ये भी देखा गया, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो तो चाहे इंडिया ब्लॉक डेटा जो आया एग्जिट पोल का, आप इसको नहीं, एग्जिट पोल के डेटा को तो मैं उससे ओन नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए जब एग्जिट पोल का जो डेटा उसका सैंपल साइज बहुत कम है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, 2000 एक बार बता चुका हूं, 2012 में एक सर्वे हम लोगों ने कराया था उत्तर लोकसभा विधानसभा को लेकर के, और जब हमने सर्वे कराया तो एक विधानसभा में हमारा सैंपल साइज था 5000 का, और
हमारे रिपोर्टर्स ने सर्वे किया था जब मैं सहारा में था, और जब सर्वे कराया 225 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी। हालांकि उसको पब्लिश इस वजह से नहीं किया क्योंकि मायावती जी मुख्यमंत्री थे उस समय। पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन ये डर अभी का नहीं है, बहुत पहले वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए, और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सबने डिबेट देखी। बहनों भाइयों, अब रोचक डिबेट शुरू होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल सुबह 6 बजे से हम लगातार आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। एक एक सीट का बहनों भाइयों नोट करके रखिएगा, भारत समाचार के 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 400 रिपोर्टर्स लगे हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों पर 20 रिपोर्टर हैं। हम आपको सिर्फ पार्लियामेंट्री सेगमेंट नहीं बताएंगे, किस पार्लियामेंट्री सेगमेंट में, किस असेंबली में किसके कितने वोट पड़ रहे हैं, ये भी आपको काउंटिंग टेबल से लाइव दिखाएंगे। देश का पहला चैनल होगा जो आपको सबसे पहले ताज़ा अपडेट खबर के साथ आपके एक एक वोट का हिसाब आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। भारत समाचार। नमस्कार।